हाँ, तो हम लोगों ने नर्व फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था कि कैसे न्यूरॉन से नर्व का फॉर्मेशन होता है ना। चलो अब उससे आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई नर्व कितने टाइप की होती है। क्लियर है? नर्व के टाइप समझ रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व को हम लोग दो टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं। नर्व को दो टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट जिन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व, और सेकंड जिन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व। अब इनका मतलब क्या है? तो क्रेनियल नर्व वो नर्व होती हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है? अब ब्रेन क्रेनियम के अंदर इनक्लोज्ड है ना, तो जहां भी टर्म ब्रेन यूज करनी चाहिए थी वहां हम लोग क्रेनियम यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये क्रेनियल नर्व्स हैं। इनका ओरिजिन कहां से है? इनका ओरिजिन कहां से है? ब्रेन से। क्लियर है? ब्रेन से ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्पाइनल नर्व की, तो स्पाइनल नर्व अगर देखा जाए तो स्पाइनल नर्व का ओरिजिन कहां से है? स्पाइनल नर्व का ओरिजिन बेसिकली स्पाइनल कोड से होता है। स्पाइनल कोड से होता है। क्लियर है? ये स्पाइनल नर्व का ओरिजिन है। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो क्रेनियल नर्व है, अगर पूछा जाए कितनी है नंबर में, तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती हैं। क्लियर है? 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, 12 जोड़ी है। जबकि स्पाइनल नर्व जो है ये 31 पेयर होती हैं। क्लियर है? 31 पेयर्स, 31 जोड़ी है स्पाइनल नर्व। समझ रहे हो? क्लियर है ना? स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 जोड़ी है। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भाई ये तो बेसिकली टाइप हो गया ओरिजिन के बेस पे। अब हम नर्व का टाइप देखेंगे फंक्शन के बेस पे। क्लियर है? नर्व का टाइप देखेंगे फंक्शन के बेस पे। नर्व्स फंक्शन के बेस पे टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जाए तो तीन तरह की नर्व होंगी। क्लियर है? तीन तरह की कौन सी? पहली वो नर्व जो सिग्नल लेक करके जाती है। समझ रहे हो? यानी सेंसेस लेक करके जाएगी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस की तरफ, तो ये नर्व होती है सेंसरी। क्लियर है? सेंसरी नर्व। सेकंड वो नर्व जो सिग्नल वापस लेकर के आती है, यानी जो ऑर्डर लेकर के आती है वो नर्व, तो ये है मोटर नर्व। क्लियर है? और थर्ड वो नर्व जो दोनों की तरह ही काम करे, सिग्नल लेकर के भी आए और वापस लेके भी आए, मिक्स्ड टाइप, तो ये है मिक्स्ड नर्व। क्लियर है? तीन तरह की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। अब बेसिकली हम बात करें भाई सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, तो सेंसरी वो है जो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जाए। ठीक है? मोटर कौन सी है? मोटर वो है जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ जाए। क्लियर है? सिग्नल लेकर के। और मिक्स्ड कौन सी है? मिक्स्ड वो है जो दोनों की तरह ही काम करे, बोथ सेंसरी एंड मोटर। बोथ सेंसरी एंड मोटर, दोनों की तरह काम करे, वो मिक्स्ड टाइप है। क्लियर है? ये तीन तरह की नर्व होती है। अब अगर कोई पूछ ले भाई स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स में से सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, तो देखो स्पाइनल नर्व में अगर हम लोग कहें, कोई पूछे भाई ये नर्व किस टाइप की है, तो स्पाइनल नर्व्स बेसिकली सारी की सारी ही मिक्स्ड टाइप की होती हैं। ऑल आर ऑफ मिक्स्ड टाइप, सारी की सारी नर्व मिक्स टाइप की होती हैं। समझ रहे हो? क्लियर है? जबकि क्रेनियल नर्व में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्रेनियल नर्व में क्या डिफरेंस आता है? पहली बात कि यहाँ तीनों तरह की नर्व देखने को मिलती है, सेंसरी भी देखने को मिलती है, मोटर भी देखने को मिलती है, और मिक्स्ड टाइप भी देखने को मिलती है। तीनों तरह की नर्व है, सेंसरी है, मोटर और मिक्स्ड, तीनों ही नर्व है। अब भाई कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर, कौन सी मिक्स्ड होती है, तो देखो क्रेनियल नर्व के 12 पेयर में से फर्स्ट, सेकंड और 8th पेयर जो है ये सेंसरी का है।
क्लियर है, फर्स्ट सेकंड और एट्थ। अगर बात की जाए मोटर कौन सी मिक्स्ड कौन सी है, तो इन 12 पेयर में से इन 3 को हटा के जो बच गए उनमें से हम लोग कहें 5th 7th 9th और 10th पेयर जो हैं ये मिक्स्ड के हैं। और अब इनको छोड़ करके जो बच गए यानी 3rd 4th 6th 11th एंड 12th पेयर, ये जो पेयर है ये मोटर है। क्लियर है, तो सेंसरी में तीनों तरह के नर्व देखने को मिलेगी हमें, सॉरी क्रेनियल नर्व तीनों तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेंसरी भी है, मोटर भी है और मिक्स्ड भी है। क्लियर है, जबकि स्पाइनल नर्व सारी की सारी मिक्स्ड टाइप के, ऑल आर ऑफ मिक्स्ड टाइप। ये नंबर याद रख लेने, सेंसरी 128 है, मिक्स्ड 5 7 9 10 है, जो बच गई वो सारी मोटर। याद रखने का तरीका ये, ठीक है, समझ गए, 128 5 7 9 10 बच गई सारी मोटर। क्लियर, ये नर्व्स के टाइप्स हैं, ये नर्व्स बनी है इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो। चलो निपटाओ इसे जल्दी, निपटाओ। हो गया, जल्दी करो। तो ये टाइप ऑफ नर्व्स थी। क्लियर, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भाई ये नर्व्स हो गई और नर्व्स बनी है न्यूरॉन से। क्लियर, समझ गए। तो न्यूरॉन के कंडक्शन पाथ से हमें नर्व के कंडक्शन सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है ना। तो अब हम बात करते हैं भाई न्यूरॉन में सिग्नल किस तरह कंडक्ट होंगे, न्यूरॉन में सिग्नल किस डायरेक्शन में कंडक्ट होंगे, कैसे इंपल्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन पाथ ऑफ न्यूरॉन। कंडक्शन पाथ ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कंडक्शन पाथ की बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन का कंडक्शन पाथ हमें कैसे आइडिया मिलेगा, कैसा है, कहाँ से स्टार्ट होकर कंडक्शन कहाँ जाती है। तो हम लोगों ने न्यूराइड्स में जो डिफरेंस क्लियर किए थे, देखे थे, वहां से हमें आइडिया मिलता है। ठीक है, किस तरह का आइडिया मिलता है, तो देखो हम लोगों ने कहा था सबसे पहला न्यूराइड जो डेंड्रोन है, डेंड्रोन से सिग्नल कहाँ जाएंगे, साइटोन की तरफ, यानी सेंट्रीपिटल कंडक्शन होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करो डेंड्रोन से, डेंड्रोन से सिग्नल चलना शुरू करेंगे। डेंड्रोन से चल करके कहाँ जाएंगे, साइटोन की तरफ, सेल बॉडी की तरफ। तो साइटोन में सिग्नल पहुंच गए। अब हम लोगों ने कहा था सेकंड न्यूराइड, सेकंड प्रोसेस जो एक्सोन है वो साइटोन से सिग्नल लेता है और दूर लेकर के जाता है। तो ये एक्सोन सिग्नल दूर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो मेन अगर न्यूरॉन की बात करें तो कंडक्शन पाथ समझ आया, डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। क्लियर है। अब डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं डी सी और ए। डी सी है इंपल्स कंडक्शन का पाथ न्यूरॉन में से, समझ गए, डी सी है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, डिटेल्स की बात करते हैं। तो डेंड्रोन ने सिग्नल कहाँ से लिए, अपनी प्रोसेसेस डेंड्राइट से सिग्नल लिए। डेंड्रोन ने सिग्नल कहाँ से लिए, अपनी प्रोसेस, अपनी ब्रांचेस डेंड्राइट से सिग्नल लिए, है ना। तो सिग्नल डेंड्राइट से चले थे, डेंड्राइट से डेंड्रोन, डेंड्रोन से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, और एक्सोन से आगे एक्सोन की ब्रांचेस टीलोडेंड्राइट्स, टीलोडेंड्राइट्स के पास पहुंच गए। और टीलोडेंड्राइट्स एंड होती है एक्सोन नोब बना करके। क्लियर है, तो एक्सोन नोब बन गई, समझ गए, एक्सोन नोब बना करके एंड होती है, एक्सोन नोब बन गई इस तरह से। अब एक्सोन नोब के बाद में बात करें अगर अपन, तो देखो एक्सोन नोब जो एंडिंग है न्यूरॉन की, यहां न्यूरॉन हो सकता है एक नर्व का पार्ट है तो आगे वाले न्यूरॉन से जुड़ा हो, या फिर हो सकता है नर्व का एंडिंग वाला न्यूरॉन है तो किसी मसल से जुड़ा हो, दोनों केस हो सकते हैं। तो यहां से आगे दो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, यहां से आगे दो अलग अलग रास्ते, जैसे या तो वो किसी, अब तुम लोग लिखना मत समझना, या तो वो किसी न्यूरॉन से जुड़ा हो,
ठीक है, समझ गए। आगे कोई और न्यूरॉन हो तो ये जो जंक्शन बनेगा, या फिर वो आगे किसी मसल से जुड़ा हो तो ये जंक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये जंक्शन कौन सा होता है? न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बनता है, वो जंक्शन होता है साइनेप्स। यहां क्या बनेगा? साइनेप्स। तो या तो ये एक्सोन नोब साइनेप्स बना रही होगी और साइनेप्स के आगे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा, या फिर यहां आगे मसल के साथ जुड़ता है तो बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, इसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, क्लियर है? तो या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल दो या मोटर एंड प्लेट बोल दो, ये बना होगा। अब ये कहां बनता है? जब एक न्यूरॉन एक मसल से जुड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जंक्शन है, या तो साइनेप्स बनेगा या फिर मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा। समझ रहे हो? अबे समझ गए? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। तो ये है कंडक्शन पाथ न्यूरॉन का, क्लियर है? न्यूरॉन का कंडक्शन पाथ है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हो गया ये? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब कंडक्शन के बाद यहाँ न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज, न्यूरॉन के अंदर से कंडक्शन का पाथ, बनने वाले जंक्शंस, ये सब डिस्कस कर लिया। मतलब न्यूरॉन एक्चुअल में न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, समझ गए? अब हम थोड़ा सा और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन के सिवाय कुछ और सेल्स भी पढ़े थे। वो सेल्स कौन से थे? वो सेल्स थे न्यूरोग्लियल सेल। तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे न्यूरल टिश्यू का या नर्वस टिश्यू का मोर देन 50% पार्ट बनाते हैं। क्लियर है? मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू न्यूरोग्लियल सेल बनाते हैं। क्लियर है? समझ गए? यानी न्यूरॉन से भी ज्यादा है ये, समझ रहे हो? चलो, अगर बात की जाए फंक्शन की तो ये सपोर्टिव होते हैं। क्लियर है? सपोर्टिव सेल्स हैं, सपोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के सपोर्टिव सेल हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? बेसिकली 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स। क्लियर है? 5 तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स देखे जाते हैं। अब ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं तो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फर्स्ट टाइप है जो कि हम लोग जिसकी बात भी करते हुए आए हैं अब तक, जो डिस्कस कर चुके हैं हम, नाम है स्वान सेल। स्वान सेल फर्स्ट है। फिर सेकंड टाइप बनती है ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। क्लियर है? सेकंड टाइप सेल्स है। थर्ड टाइप न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो हैं, अगर बात की जाए तो माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया सेल्स या माइक्रोग्लियल सेल एक ही बात है। फोर्थ जो टाइप है, फोर्थ जो टाइप है वो कौन सी है? फोर्थ टाइप है न्यूरोग्लियल सेल की एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट सेल्स। और इसी सीक्वेंस में फिफ्थ टाइप बनती है एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल। क्लियर है? तो देखो, स्वान ओलिगोडेंड्रोसाइट माइक्रोग्लिया सॉरी
एस्ट्रोसाइट और एपेंडाइमल, ये 5 तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वान सेल की बात करें तो इसका फंक्शन हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन, इसका फंक्शन भी यही है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दो सेल्स का एक ही फंक्शन, तो हम पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे? तो यहां डिफरेंस आता है। स्वान सेल्स जो है ये माइलिन शीथ बनाते हैं पीएनएस के न्यूरॉन्स पर, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के न्यूरॉन्स पर, और जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये माइलिन शीथ बनाते हैं सीएनएस के न्यूरॉन्स पर, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के न्यूरॉन्स पर। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन पीएनएस, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस। क्लियर है? समझ गए? ये पॉइंट्स है, तो समझ रहे हो? चलो, जो माइक्रोग्लिया सेल है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोराइज करने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भाई पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम हम लोगों ने स्टार्टिंग में कह दिया था एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। सिर्फ माइक्रोग्लिया ऐसे सेल्स हैं जो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन। एक्सेप्शन है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। क्लियर? समझ गए? ये सेल्स करते क्या हैं? तो बाय नेचर ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स होने का मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब भाई ये क्या करते हैं? फॉरेन एलिमेंट्स को, या कोई डेड पार्टिकल आ गया या फिर कोई डिजेनरेटेड टिश्यू है, उसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रोसाइट सेल्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे? तो ये ऐसे सेल्स हैं जो बैरियर बनाते हैं। ठीक है? बैरियर किस किस चीज के बीच में बनाते हैं? तो देखो, इन्हें कहा जाता है, ये सेल्स ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर बनाने का काम करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, इसलिए इन्हें बी 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 कहा जाता है, यानी बी क्यूब सेल्स कहा जाता है। समझ रहे हो? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करते हैं। अब भाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? तो देखो, जनरली हम लोग ये पर जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड प्रेजेंट है, बट हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं होता। एक्चुअल बात ये है, ब्लड कभी भी ब्रेन सेल्स, ब्रेन टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। समझ गए? क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई यहाँ ये सेल्स प्रेजेंट है, एस्ट्रोसाइट, ये नहीं आने देते कांटेक्ट में, इन्होंने बैरियर बना रखा है। क्यों? क्योंकि भाई ब्लड ब्रेन के सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, और ये सूटेबल भी नहीं है कि वो कांटेक्ट में आए, इसलिए ये सेल्स प्रेजेंट है। चलो ठीक है, मान लिया। अब अगर ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा तो सोचने वाली बात है कि भाई ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया, और ब्लड ही हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट सप्लाइंग, गैसेस सप्लाइंग सब्सटेंस है ना। मैक्सिमम चीजों का ट्रांसप्लांटेशन ब्लड, सॉरी नॉट ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ब्लड के थ्रू होता है, यानी सर्कुलेशन ब्लड करता है। तो फिर क्या ब्रेन सेल्स को इन चीजों की जरूरत नहीं होती? क्या न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए? क्या न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? क्या न्यूरॉन्स में वेस्ट नहीं बनता? वे सेल हैं तो ये सब कुछ तो होगा, तो फिर कैसे काम चलता है? तो यहाँ भी क्या किया जाता है, इस बैरियर के एक साइड ब्लड होगा और एक साइड प्रेजेंट होता है सीएस, न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू खुद का एक फ्लूइड रखते हैं। ठीक है? खुद का ही एक फ्लूइड है जिसे सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये सीएसएफ क्या करता है? ये मीडिएटर का काम करता है।
ब्लड आया, ब्लड से न्यूट्रिएंट लिए ब्रेन सेल्स को दे दिए, ब्लड से गैसेस ली ब्रेन सेल्स को दे दी, और ब्रेन सेल्स से वेस्ट मटेरियल लिया ब्लड को दे दिया। तो इस वजह से ब्रेन कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता ब्लड सेल्स के, क्लियर है, या ब्लड ब्रेन सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ये कह सकते हो। तो ये इसकी वजह से नहीं आता, ठीक है। चलो, तो भाई हमारे ब्लड को तो सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास हार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, बट सीएसएफ को सर्कुलेट करने के लिए भी कोई ऐसी पंपिंग मशीन होती है क्या? ऐसी कोई पंपिंग मशीन बनी है हमारे ब्रेन में कह दो, या हमारे न्यूरल सिस्टम में, जो सीएसएफ को कंडक्ट कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सीएसएफ क्या एक जगह पड़ा ही रहता है ना? मूव तो करता है। फिर कैसे करता है? वो मूवमेंट करता है इन अपेंडाइमल सेल्स की हेल्प से। कैसे? कि भाई अपेंडाइमल सेल्स होते हैं सिलिएटेड, क्लियर है, सिलिएटेड है, सिलिएटेड है, और किस काम आते हैं? कंडक्ट करेंगे, ये कंडक्शन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कंडक्शन के काम आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये 5 तरह के माइक्रोग्लियल सेल हैं, ये उनके फंक्शन हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लो। जल्दी, जल्दी निपटाओ, जल्दी। अबे हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये थे न्यूरोग्लियल सेल्स, कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं इस चैप्टर में मोस्ट क्वेश्चन वेटेज रखने वाला, मोस्ट कॉम्प्लेक्स या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है। यानी हम डिस्कस करने वाले हैं इंपल्स कंडक्शन के मैकेनिज्म को, क्लियर है, इंपल्स कंडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट कैसे होते हैं हमारे न्यूरॉन के थ्रू, वो डिस्कस करने वाले हैं, समझ रहे हो। यानी इस चैप्टर की जान की बात करने वाले हैं हम लोग, वो है ये। तो देखो, हम बात करेंगे इंपल्स कंडक्शन की। पॉइंट क्या है? इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन की अगर बात की जाए तो भाई ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स कंडक्ट किए जाएंगे, किसकी हेल्प से? आयंस केमिकल्स की हेल्प से। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रो भी है और केमिकल भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, समझ गए। चलो, इसका मैकेनिज्म जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या इंपल्स कंडक्शन बताने के लिए एक थ्योरी दी गई है, ठीक है। और वो थ्योरी मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन की किसने दी थी? गिवन बाय किसने बताया था इंपल्स कंडक्शन के बारे में? तो साइंटिस्ट था हग्सले। बड़ा बेहुदा सा नाम है, थोड़ा सा और कुछ हो जाता तो गड़बड़ हो जाती है, हग्सले है, ठीक है। हग्सले, भाई इसके घर वालों को यही नाम मिला इसके लिए, समझ रहे हो, तो रख दिया। हग्सले ने बताया था हमें,
बट अच्छा इंसान था, काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता गया। इस एक्सप्लेनेशन को या इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक से पॉइंट समझने पड़ेंगे पहले। वो पॉइंट्स क्या है? तो हम लोगों को जहां से ये इंपल्स कंडक्ट होता है, समझ रहे हो, उस कंडक्शन पाथ की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसकी हेल्प से इंपल्स कंडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग कंडक्शन मेनली देख रहे हैं कहाँ? न्यूरॉन में। न्यूरॉन में भी मेनली एक्सोन में, क्योंकि वही लॉन्गेस्ट पार्ट है तो एक्सोन में देखेंगे। एक्सोन में इंपल्स कंडक्शन देखने के लिए हमें वहां प्रेजेंट एक्सोलिमा पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो some special structures present on exolemma. Some special structures present on exolemma. एक्सोलिमा पे प्रेजेंट कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स में से, इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है भाई लीकिंग चैनल। लीकिंग चैनल, शॉर्ट में बोले तो एलसी। लीकिंग चैनल मतलब ये लीक करते रहते हैं, रिसते रहते हैं, रिसाव होता रहता है। यहाँ किस चीज का रिसाव होगा, क्या होंगे ये अगर बात की जाए तो ये इस एक्सोलिमा पे प्रेजेंट ऐसे चैनल होंगे जो हमेशा ही खुले होते हैं। ठीक है, ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले होंगे। क्लियर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा खुले होंगे और दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। दो टाइप्स के कौन कौन से? तो पहला, यहाँ सोडियम मेनली कंसिडर किया जाता है आयन, तो सोडियम एलसी, सोडियम लीकिंग चैनल, और पोटेशियम के लिए पोटेशियम एलसी। ठीक है, पोटेशियम लीकिंग चैनल। अब इनसे सोडियम और पोटेशियम की ही मूवमेंट होगी, है ना, उनके लीकिंग चैनल है, तो मूवमेंट कैसी होगी? तो यहाँ मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस according to their concentration gradient, according to their concentration gradient। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। समझ गए? अबे समझ गए क्या? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, ये लीकिंग चैनल होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, सेकंड स्पेशल स्ट्रक्चर है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, शॉर्ट में बोले तो VGC। ठीक है, क्लियर है? ये कैसे चैनल होते हैं अगर बात की जाए तो वोल्टेज गेटेड चैनल ऐसे चैनल है, नाम से पता चला है वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज मिलेगी तभी काम करेंगे, यानी इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर वोल्टेज, या फिर कहो तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं ना हम लोग, भाई इनकी ओपनिंग क्लोजिंग एक वोल्टेज पे डिपेंड होती है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करता है, तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होती है ना। क्लियर है? मेम्ब्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस पे मेम्ब्रेन की वोल्टेज पे डिपेंड होती है इस इन चैनल्स की, इन VGC की ओपनिंग और क्लोजिंग। समझ गए? सेकंड,
ये भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, दो ही तरह के हैं। कौन कौन से भाई? वही दोनों आयंस के लिए, सोडियम के लिए सोडियम VgC और पोटेशियम के लिए पोटेशियम VgC। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखो यहां भी मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ आयंस, movement of ions is according to their concentration gradient. Concentration gradient, यहां भी मूवमेंट तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होगी, चाहे ये एक फिक्स वोल्टेज पे खुले, फिक्स वोल्टेज पे बंद हो जाए, बट मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां मूवमेंट कैसी होगी, यहां भी मूवमेंट हाई टू लो होगी, हाई टू लो होगी। क्लियर है? समझ गए? कैसे मूवमेंट होगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। समझ गए? ये है, ये सेकंड टाइप है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये क्लियर हो गया? समझ गए सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को भी। अब हम आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर। ये क्या है? थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर है सोडियम, सॉरी, थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर है पंप। पंप, अब पंप क्या होता है? ये पंप भाई ऐसी स्ट्रक्चर है जो फंक्शन करेगा, इसके खुले बंद होने से कोई मतलब नहीं होता, इनके तो खुलने बंद होने से डिपेंड करता है फंक्शन। ठीक है, बट उसके खुलने बंद होने का कोई मतलब नहीं है, उसके खुलने बंद होने का कोई मतलब नहीं है। ये जो पंप है ये वर्क करता है या फंक्शन करता है किस बेसिस पे? फंक्शन, फंक्शंस एक्टिवली फंक्शन करेगा। एक्टिवली मतलब एटीपी यूज करके, एटीपी यूज करके फंक्शन करेगा। क्लियर है? समझ लो, यानी एनर्जी यूज होगी, एटीपी यूज होगी, एनर्जी करेंसी यूज होगी, तब ये काम करेगा। एक इसके कोई टाइप नहीं होते, यही सोडियम के लिए काम करता है और यही पोटेशियम के लिए काम करता है। तो सोडियम, पोटेशियम और एटीपी यूज कर रहा है, यानी एटीपी तोड़ने वाला एंजाइम भी है। यहाँ एटीपेज पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है। ठीक है, नाम है इसका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। चलो नेक्स्ट अगर अब मूवमेंट बतानी हो तो यहाँ मूवमेंट कैसी होगी आयंस की? भाई एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी तो उल्टे काम करने में ज्यादा खर्च होती है, मतलब काम उल्टा हो रहा है। कैसा हो रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट ऑफ आयंस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होगी। ठीक है, समझ गए? और ये मूवमेंट जो होती है ना, ये मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लो टू हाई, समझ गए? ये होता है, ये क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होने वाले मूवमेंट। तो ये तीनों स्पेशल स्ट्रक्चर है, लीकिंग चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल और पंप। लीकिंग सोडियम लीकिंग चैनल, पोटेशियम लीकिंग चैनल, VGC सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पंप एक ही है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, पूरा नाम ये है। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी निपटा लो, नोट कर करो करो। हो गया? चलो।
तो इसके बाद अपन बात करते हैं अब इम्पल्स कंडक्शन के मैकेनिज्म की, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट थे, ये स्ट्रक्चर जब तक समझ नहीं आएंगे तब तक मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये था इम्पल्स कंडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पे, अब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो देखो मैकेनिज्म में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये बात कर लेते हैं। ये सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स होने के बाद हम लोग बात करते हैं इम्पल्स कंडक्शन के मैकेनिज्म की, और इस मैकेनिज्म में फर्दर दो स्टेप्स हो जाते हैं। क्लियर है, ये मैकेनिज्म फर्दर दो स्टेप्स में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। अबे भाई एक चीज समझो, हमें किसी को भेजना है यहां से एक व्यक्ति को, फॉर सपोज लेट व्यक्ति इज रामफल, यहां से रामफल को जयपुर भेजना है, ठीक है, एंड लेट भेजना इज खंडाना, तो रामफल को जयपुर खंडाना है, ठीक है। चलो अब वो रामफल जयपुर कब जाएगा, जब रामफल होगा तभी तो जाएगा, तभी तो हम लोग उसे खंडा सकते हैं, भेज सकते हैं जयपुर की तरफ। तो हमें पहले रामफल चाहिए, मतलब हमें इम्पल्स को कंडक्ट करना है, भेजना है, तो हमें इम्पल्स चाहिए। अब इम्पल्स कहां से आएगा भाई, इम्पल्स पैदा करना पड़ता है। रामफल भी घर वालों ने मेहनत करके पैदा किया था, रातें जाग जाग के, इसी तरह इम्पल्स भी पैदा करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप है इम्पल्स को पैदा करना, इम्पल्स जनरेशन, इम्पल्स जनरेशन करनी होगी। रामफल पैदा हो गया, चलो अब रामफल को हम भेज सकते हैं, मतलब अब इम्पल्स को कंडक्ट किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेप है इम्पल्स कंडक्शन, सेकंड स्टेप है इम्पल्स कंडक्शन। क्लियर है, तो पहले इम्पल्स जनरेशन देखेंगे, फिर इम्पल्स कंडक्शन देखेंगे। समझ लो, इन दो स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे हम लोग इम्पल्स कंडक्शन के मैकेनिज्म को, और ये स्टेप्स अपन डिस्कस करेंगे कल, ठीक है।